हेलो फ्रेंड्स, आज जिससे भी बात करें हर व्यक्ति कहीं ना कहीं महंगाई की मार झेल रहा है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, इनकम कम पड़ती है और खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, पैसा बचता नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्या ये महंगाई आज ही होने लगी है? क्या आज से पहले महंगाई नहीं थी, या आज के बाद कभी महंगाई नहीं होगी? क्या कारण है इसके पीछे? महंगाई क्यों बढ़ती है? इसको हम कैसे रोक सकते हैं? इसको हम कैसे इससे बच सकते हैं? तो आज के वीडियो में हम इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम आर के सोनी। आज मैं आपको बताऊंगा महंगाई क्या होती है और इसका इन्फ्लेशन से क्या रिलेशन है और ये क्यों बढ़ती है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो नेक्स्ट टाइम आपके फ़ोन पर तुरंत पहुँच जाएँ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि महंगाई के पीछे कारण क्या है और महंगाई क्यों बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले हम कुछ साल पीछे चलते हैं हिस्ट्री में। सबसे पहले पैसे का चलन कैसे हुआ ये समझना होगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि शुरू में जब दुनिया बनी तो उस वक्त एक बार्टर सिस्टम होता था। यानी आप जानते हैं कि उस वक्त क्या होता था कि एक सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता था। पैसे का उस वक्त लेन देन नहीं होता था। लेकिन अब उसमें दिक्कत ये होती थी कि मान लीजिए मेरे को शक्कर चाहिए, लेकिन आपके पास जो है गेहूँ है। अब मुझे तो गेहूँ चाहिए लेकिन आपको शक्कर नहीं चाहिए, आपको चावल चाहिए, जो चावल मेरे पास है नहीं। तो इस वजह से वो लेन देन नहीं हो पाता था। तो इसमें ये समस्या आती थी बार्टर सिस्टम में। तो फिर मेटल्स चलन में आई। मेटल्स यानी सोना चांदी वगैरह ये सब चलन में आया। तो इससे क्या हुआ कि जब सोना चांदी चलन में आया तो सोने के फिर सिक्के चलने लगे, मेटल चलने लगी। तो उसको लाना ले जाना, उसको संभाल कर रखना, वो एक समस्या थी। तो इतने भारी हो जाती थी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते थे, और साथ में उसकी सिक्योरिटी भी बहुत मुश्किल कर पाते थे। तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता था। तो इन चीज़ों की वजह से उसमें भी ये समस्या थी। तो फिर धीरे धीरे जो है वो मेटल्स भी बंद हो गए। तो फिर क्या किया, फिर गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, चलिए ऐसा करते हैं, आपके पास जितना भी सोना है वो आप हमें दे दीजिए और उसके बदले हम आपको एक नोट लिख के देते हैं, एक रसीद लिख के देते हैं कि उस रसीद को लेके आप कोई भी लेन देन मार्केट में कर सकते हैं। तो इस तरह से लोगों ने गवर्नमेंट के पास अपना सोना रखना शुरू किया और उसके बदले गवर्नमेंट ने उसको रसीद देनी शुरू कर दी। यानी ये सब काम बैंक के थ्रू होने लगा। अब वो रसीद यानी जो एक नोट था, एक करेंसी थी, वो करेंसी का नोट पब्लिक को देने लगे। तो वो करेंसी का नोट लेके लोग जो है लेना देना शुरू कर दिया। उससे जो लेन देन शुरू हो गया, ट्रांजैक्शन शुरू हो गई। तो उससे होने से क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट के पास ये होता था कि जितना उसके पास सोना होता था वो उतने ही रसीद जारी कर सकती थी। तो उससे यानी वो लिमिटेड पैसा ही दे सकती थी। तो इससे गवर्नमेंट को समस्या ये होती थी कि वो ज़्यादा नोट नहीं छाप सकती थी, और अगर उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो वो क्रिएट नहीं कर सकती थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अब हम सोना नहीं रखेंगे, अब सोने का चलन बंद कर दिया गया। तो गवर्नमेंट ने सारा प्रिंटिंग का जो सिस्टम है वो कंट्रोल जो है वो अपने पास रख लिया। तो उन्होंने कहा कि अब सोने का लेन देन खत्म, अब वो जितना चाहे उतनी करेंसी छाप सकते हैं। यानी आरबीआई उतनी चाहे उतनी करेंसी छाप सकता है जितनी भी सरकार को जरूरत है। तो अब क्या होने लगा कि अब जितने ज़्यादा नोट छपने लगे तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में आने लगा। अब वो जब पहले क्या होता था कि सोने के अगेंस्ट नोट छपते थे, अब बिना गोल्ड के नोट छपने लगे। यानी अब उतने गोल्ड की जरूरत नहीं थी। अब पूरी दुनिया में यही सिस्टम हो गया है। तो अब जो ये करेंसी आ गई है, इस करेंसी को बोलते हैं फिएट करेंसी। फिएट करेंसी यानी एक तरह का आप ये समझें कि वो एक रिसीट है, एक तरह का एक प्रोमिस है, क्योंकि उस नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपये देने का वचन देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस नोट पर जो आरबीआई गवर्नर के साइन है वो अपने आप में एक अथॉरिटी हो गई कि भाई ये जो नोट है इसकी इतनी वैल्यू है और इससे आप कहीं पर भी लेन देन कर सकते हो। अब इससे क्या हुआ कि इससे पैसा जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। अब इकोनॉमी का एक रूल है कि जितना ज़्यादा पैसा प्रिंट होगा महंगाई उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आप कहेंगे कि पैसा ज़्यादा प्रिंट हो जाए तो अच्छी बात है,
लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। पैसा जितना ज़्यादा यानी नोट जितने ज़्यादा प्रिंट होंगे उतनी ज़्यादा ही मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि नोट जब मार्केट में ज़्यादा आ जाएंगे तो चीज़ों की वैल्यू जो है बढ़ जाती है, चीज़ों की कीमत जो है वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो है महंगाई बढ़ जाती है। तो यानी अब गवर्नमेंट को मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट को शुरू करना है, कोई उनको किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी मिशन के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, अब मार्केट में उतना पैसा नहीं है तो वो क्या करती है, वो एक्स्ट्रा नोट प्रिंट कर लेती है। वो नोट एक्स्ट्रा प्रिंट करके वो अपना काम तो कर लेती है, लेकिन उसकी वजह से जो है चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मार्केट में जो करेंसी नोट्स हैं उनका फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से। तो अब ये इकोनॉमी के रूल की वजह से ये महंगाई बढ़ती है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इसके पास इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास सारा कंट्रोल आ गया। अब गवर्नमेंट चाहे जितनी चाहे उतनी करेंसी छाप सकती है, एक बात। दूसरी बात, वो जब चाहे उस नोट को, करेंसी को बंद भी कर सकती है। अब जैसा कि आपने डिमोनेटाइजेशन के टाइम में देखा होगा, उस वक्त क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एकदम से वो करेंसी के नोट बैन कर दी, यानी उनकी वैल्यू जो है वो चाहे जितनी भी वैल्यू थी उस करेंसी के नोट की वो जीरो हो गई, क्योंकि उन्होंने वो विड्रॉ कर ली है। तो इस तरह से अब सारा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास आ गया। तो ये तो है फ्रेंड्स पैसे की कहानी, यानी पैसा कहाँ से चला, कैसे शुरुआत हुई पैसे की, ये उसकी कहानी थी। अब इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, ये भी आपको समझ आ गया। अब इस महंगाई की वजह से जो है इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, तो देखिए फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन क्या होता है बेसिकली। इन्फ्लेशन यानी जिसको मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन का लिंक है सीपीआई से। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि आज जो चीज़ 100 रुपये की आ रही है, आज से 1 साल के बाद अगर वो चीज़ 110 रुपये की आपको मिलती है, वही सेम चीज़, तो इसका मतलब उस चीज़ की वैल्यू 10% बढ़ गई, यानी उस पैसे की वैल्यू जो है 10% घट गई। आप ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज वो चीज़ 100 रुपये की आती थी और आज से 1 साल के बाद जो वो 110 रुपये की मिल रही है आपको, यानी इन्फ्लेशन 10% हो गया है। तो अब इस इन्फ्लेशन को कैसे रोका जा सकता है? अब इस इन्फ्लेशन को आप ये समझ सकते हैं, अगर मैं एवरेज आउट करूं तो आप मान के चलें कि कम से कम 8% से लेकर 13% के आसपास तक इन्फ्लेशन किसी भी साल में होता है। अब कभी 10% भी हो सकता है, कभी 12% भी हो सकता है, या कभी 8% भी हो सकता है। इतना मिनिमम इन्फ्लेशन होता ही होता है हर साल, यानी महंगाई हर साल 8 से 15%, 8 से 13% बढ़ती ही बढ़ती है। अब लेकिन फ्रेंड्स सोचने वाली बात यह है, अब जब इतना इन्फ्लेशन होता है तो यानी आपने अगर कहीं पैसा एफडी में रखा हुआ है या कहीं और इन्वेस्ट किया हुआ है और वहाँ पर अगर 7 या 8% आप रिटर्न ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो 7 या 8% जो आप रिटर्न ले रहे हैं वो आपको लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट मिला है, इनफैक्ट उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितना इंटरेस्ट आपको मिला है, अगर आपको 8% इंटरेस्ट वहाँ से मिला है और 8% ही महंगाई अगर इधर बढ़ गई है, तो इसकी वजह से आपके पैसे की वैल्यू उतनी की उतनी ही है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया था एफडी में और आपको 1,08,000 रुपये मिला है, तो यानी वो आज की डेट में भी 1 लाख रुपये के इक्वल ही है। तो ये आपको समझना होगा। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करने होंगे कि जिसमें कि आपको रिटर्न कम से कम 8% से ज़्यादा मिले। अब वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं फ्रेंड्स? तो उसको बीट करने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है स्टॉक मार्केट में। यानी स्टॉक मार्केट में या तो आप स्टॉक ट्रेडिंग करें, शेयर ट्रेडिंग करें। शेयर यानी लेके शेयर खरीदें, आप शेयर में इन्वेस्ट करें, या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो म्यूचुअल फंड में कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और या शेयर्स में करते हैं। लेकिन अगर आप शेयर्स में नहीं कर सकते तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप सीख के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। वो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आ जाते हैं। यानी उसमें मिनिमम अगर आप देखेंगे तो 10 से 15% या 20% तक रिटर्न भी आते हैं। तो उसमें अगर 8% या 7% का इन्फ्लेशन है तो वो बीट हो जाता है। उसके बाद भी आप यानी मान के चलें कि 3 से 5%, 10% एक्स्ट्रा रिटर्न भी आप कमा सकते हैं इन्फ्लेशन को बीट करके भी। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट में हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा अगर हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो आपको ये समझना होगा कि इन्फ्लेशन को बीट करने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आपको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना होगा जिसमें कि आपको जो रिटर्न है वो कम से कम 7 या 8% से ज़्यादा है हर साल। तो अगर वो इतनी रिटर्न आती है तो वो कंपाउंडिंग जब होगी तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा
और आप इन चीज़ों का नेक्स्ट टाइम जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपको किस में इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। और फ्रेंड्स, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नेक्स्ट नए आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाएँ। और फ्रेंड्स, आप लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने जो है एक रिच माइंडसेट प्रोफेशनल ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम लोगों को, मेंबर्स को जो है उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। और अगर आप भी वो एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उस ग्रुप का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ क्लिक कर उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वो फ्री में फाइनेंशियल एजुकेशन आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।